नमस्कार। कृषि की नई पद्धतियों, तकनीकों और संसाधनों का संज्ञान लिए आज फिर सम्मुख है आपके द्वार आपका अपना पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर शालिनी गौड़ रुद्रा, वरिष्ठ वैज्ञानिक, खाद्य विज्ञान एवं फसलोत्तर प्रौद्योगिकी संभाग, एवं मैं डॉक्टर विशाल सोमवंशी, प्रधान वैज्ञानिक, सूत्रकृमि विज्ञान संभाग, संस्थान की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को गाजर में बीज उत्पादन एवं ग्रीन मैन्योरिंग की तकनीकी जानकारी देंगे। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे और अंत में होगी मौसम की खबर। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे संस्थान के चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किए गए सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक जरूर पहुंचे। प्रिय दर्शकों, पूसा संस्थान ने 1 अप्रैल 2025 को स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया। इस आयोजन पर स्थापना दिवस व्याख्यान डॉक्टर रमेश चंद, सदस्य नीति आयोग ने दिया। कार्यक्रम में डॉक्टर DK यादव, उप महानिदेशक फसल विज्ञान भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान संस्थान के निदेशक डॉक्टर CH श्रीनिवास राव ने संस्थान की महत्वपूर्ण उपलब्धियां साझा की। सप्ताह भर चले विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी दिए गए। साथ ही वैज्ञानिकों तथा अन्य स्टाफ को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित भी किया गया। आप यह कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल के लाइव सेगमेंट में देख सकते हैं। पेश है पूसा समाचार में साल भर हुई उपलब्धियों एवं विभिन्न कार्यक्रमों की एक झलक।
जड़ वाली सब्जियों में गाजर एक प्रमुख फसल है। पोषण की दृष्टि से विटामिन ए का प्रचुर स्रोत होने के साथ साथ यह आय वृद्धि का भी एक उत्तम विकल्प है, खास तौर पर उन किसान भाइयों के लिए जो गाजर में बीज उत्पादन करते हैं। जो किसान भाई गाजर में बीज उत्पादन करते हैं या करना चाहते हैं, उन्हें किन समसामयिक क्रियाओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए, बता रहे हैं हमारे पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह जी। बीज उत्पादन में एक तो सीड मेथड है और दूसरा है सीड से पहले आप उसकी कंद तैयार कर लें और फिर कंद से आप बीज तैयार करें। तो ये समस्त प्रक्रिया एक सीजनल प्रक्रिया है। इसमें हम क्या करते हैं शुरू में कि जो लाभकारी प्रक्रिया है वो सीड से, बीज से कंद और कंद को ट्रांसप्लांट करके जब हम बीज बनाते हैं तो उसमें भौतिक शुद्धता और आनुवंशिक शुद्धता दोनों बनी रहती है। तो आपको पता ही है किसान भाइयों को कि जब गाजर का हम बीज उत्पादन शुरू करते हैं तो पहले बीज से हम नर्सरी तैयार करते हैं। नर्सरी मतलब मेड़ों पे हम गाजरों को कंद तैयार करने के लिए लगाते हैं और उस समय जब हम लगाते हैं तो ये प्रयास करते हैं कि मेड़ पे अगर हम बुवाई करते हैं तो उससे कंदों का विकास बहुत अच्छा होता है, पानी का निकास समुचित रहे और जब हम अच्छे कंद बन जाते हैं तो उस समय हम इनको सलेक्शन करते हैं। और सलेक्शन करते समय हमें क्या ध्यान देना होता है, संकुल आकार की कोनिकल टाइप हो और एक जैसी हो, उसका जो दाया हो करीब करीब 2 से 2.25 इंच का हो। ये देखिए बहुत सुंदर है। इस तरीके के गाजर का हम चयन करते हैं। इसमें ध्यान में रखते हैं कि दोनों गाजर को जिसमें 2 तरीके के आपस में निकले हुए हैं जड़ें, उस तरीके का सिलेक्शन नहीं करते हैं। बहुत सी ज्यादा जड़ों वाली गाजर को हम रिजेक्ट करते हैं। नीचे से जड़ और 2 इंच ऊपर से, ये इसका सही तरीका है इसको चयन करने का। और इसको काट लिया तो ऊंचे बेड पे लगाते हैं और जब ऊंचे बेड पे लगाते हैं तो पानी का बहुत ही कम उपयोग में बहुत बढ़िया क्रॉप होती है कि वो बेड की चौड़ाई जो है वो करीब 4 फीट की है और 4 फीट के बाद उसमें 1.5 फीट की नाली निकलती है दोनों तरफ। 6 इंच के करीब ऊंचाई इसकी हो जाती है बेड की और जो पानी हम जब लगाते हैं तो ये नालियों में जाता है। और जब इसको लगाते हैं तो ध्यान देने की बात यह है कि इसकी समुचित जड़, ये जो भाग है ये पूरा का पूरा इसमें दबना चाहिए और सिर्फ ये बाहर रहेगा। आप देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट ढंग से, सही ढंग से लग गया और उसमें जो पौधे से पौधे की दूरी हम 30 के करीब रखते हैं और लाइन से लाइन की दूरी हम करीब 60 सेंटीमीटर रखते हैं। गाजर में 800 मीटर के दायरे में दूसरी फसल नहीं होनी चाहिए, खासकर गाजर बीज उत्पादन की फसल नहीं होनी चाहिए और जल का निकास की व्यवस्था ठीक रखें। तो इस तरीके से जब हम करते हैं तो हमारा उत्पादन बहुत अच्छा होता है। इसके प्रयास हम बीच में ये भी करते हैं, इसमें रोगिंग करते रहें। अगर कहीं हमको कोई पौधा दिखाई देता है जो कि बोई गई प्रजाति के अतिरिक्त लगता है तो उसमें कई बार हमको इस तरीके से बांझ पौधे मिलते हैं। इन पौधों को तुरंत निकाल देना चाहिए और इनको फेंक देना चाहिए। या कई बार क्या होता है उसमें वायरस लगा होता है, उन पौधों को उखाड़ लें और नीचे गड्ढों में कहीं दबा दें। तो इस तरीके से जिससे कि हमारे बीजोत्पादन में कोई अशुद्धि ना हो। अगर हम मधुमक्खी की कॉलोनियां रख सकते हैं तो बीज उत्पादन के उसका 10% प्रभाव तो मुख्यतः पड़ता ही पड़ता है। तो इस तरीके की जरिए जब हम फसल देखते हैं तो उसमें करीब 12 से 14 हजार गाजरें लगानी पड़ती हैं इसी दूरी के हिसाब से उसको उत्पादन, और एक क्रॉप एक जैसी होती है। जब ये अंबल पक जाए, सुनहरे हो जाए, एक जैसे हो जाए तो इनको तोड़ लेने चाहिए। और जो बहुत छोटा अंबल नीचे का होता है उसको हम बीज के लिए उपयोग नहीं करते हैं। और इसको तोड़ने के बाद, सुखाने के बाद इसको जब हम इसकी रगड़ाई करते हैं तो ये बीज अलग हो जाते हैं और वो ग्रेडिंग करके उसको पैकिंगों में बढ़िया पैकिंगों में करके इसका हम बीज उत्पादन ले सकते हैं। 1 एकड़ से करीब करीब 2 से 2.5 कुंटल बीज हमको मिल जाता है। किसी भी फसल में अच्छी उपज लेने हेतु स्वस्थ मृदा का होना अति आवश्यक है, जिसके लिए किसान भाई प्रायः विभिन्न खादों का उपयोग करते हैं। ग्रीन मैन्योरिंग मृदा में खाद देने की एक ऐसी खास विधि है जिससे मृदा में महत्वपूर्ण पोषक तत्व फसल के उपयोग हेतु उपलब्ध होते हैं। इसकी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण कुमार उपाध्याय। खाद से तात्पर्य यह है कि जो हमारी दलहनी और गैर दलहनी फसलें होती हैं
उनके वानस्पतिक जीवन काल में, वृद्धि काल में एक उपयुक्त समय पर मृदा की उर्वरता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए उनको या तो कल्टीवेटर द्वारा या डिस्क द्वारा खेतों में पलटाई कर देते हैं, जिससे क्या होता है, वायुमंडल का जो नाइट्रोजन है उसका दोहन करके मृदा में स्थिर करता है। आपकी जो हरी खाद हो वो अधिक वृद्धि वाली हो, तीव्र वृद्धि वाली हो, वो कोमल, जो उसकी जो टहनी हो, जो उसके पत्ते हो, जो उसके शाखाएं हो, वो कोमल होने चाहिए और अधिक उत्पादन वाले होने चाहिए। वैसे पौधों का चयन करें जिनकी मूसला जड़ें हो, ताकि वो मिट्टी में गहराई से पोषक तत्वों का अवशोषण करें, और उसमें वैसी प्रजातियों का चयन करें जिसमें कि रोग लगने की संभावना कम हो। पहली फसल है सनई। सनई को आप वैसे मृदा में लगा सकते हैं जहां पर कि जल भराव की समस्या ना हो, या हम कह सकते हैं कि बलुई या दोमट मिट्टी में इसकी खेती कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसकी खेती मई से जुलाई के बीच में भी कर सकते हैं, और जो बीज दर लगता है इसमें 80 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है। लेकिन यदि आप मिश्रित फसल ले रहे हैं तो उस स्थिति में आपका 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर लगता है। और यदि आप 50 दिन के बाद इसकी पलटाई कर देते हैं तो लगभग आपको 20 से 25 टन जीवांश की प्राप्ति होती है, जिससे कि लगभग आपको 80 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन की उपलब्धता खेतों में होती है। दूसरी जो फसल है वो ढैंचा है। ढैंचा को हम किसी भी प्रकार की जलवायु और किसी भी प्रकार की मिट्टी में लगा सकते हैं। जैसे यदि जल भराव की स्थिति है वहां पर भी यदि आप इसको लगाएं तो जल्द ही आपको 1.5 से 2 मीटर की ऊंचाई प्राप्त कर लेता है। यदि ऊसर भूमि है, उस कंडीशन में भी यदि 45 दिन बाद आप इसकी पलटाई करते हैं तो लगभग आपको 20 से 25 टन जीवांश मिलता है और 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन की उपलब्धता खेतों में हो जाती है। जो तीसरी महत्वपूर्ण फसल है वो ग्वार है, और इसकी खेती आप वहां करें जहां सूखा वाला क्षेत्र हो या बलुई मिट्टी हो। तो इसमें जो बीज दर लगता है वो लगभग 20 से 25 किलोग्राम बीज दर लगता है, और यदि आप इसकी समय से पलटाई कर दें तो आपको 20 से 25 टन तक जीवांश मिल जाता है। उर्द है, मूंग है, इन दोनों की भी खेती आप हरी खाद के रूप में कर सकते हैं। इसमें आपकी एक और खूबी है कि आप एक बार फली की तुड़ाई भी कर सकते हैं। फली की तुड़ाई करने के बाद आप उसका जो जीवांश होगा उसको आप हरी खाद के रूप में ले सकते हैं। यदि फली की तुड़ाई करके करते हैं तो 10 से 12 टन हरी खाद मिल जाती है। लोबिया को भी आप हरी खाद के रूप में ले सकते हैं। वहां पे इसकी खेती करें जहां पर जल भराव की समस्या ना हो। इसमें भी आपको जो बीज दर लगता है 25 से 30 किलोग्राम बीज दर लगता है, लगभग 20 टन तक जीवांश मिल जाता है। हरी खाद लेने के किसान भाई 2 तरीके हैं। एक तो होता है स्थानिक विधि। स्थानिक विधि का मतलब यह हुआ कि आप जिस खेत में हरी खाद ले रहे हैं उसी में इसकी पलटाई कर दें। दूसरी जो विधि है वो है हरी पत्ती से हरी खाद देना। इसका मतलब ये हुआ कि आप आसपास में आपका यदि वैसी कोई पत्ती हो उसको आप बाहर से ले आके और अपने खेतों में फैला के और उसमें जुताई करते। जब पलटाई करते हैं उसका समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि आप समय से उसकी पलटाई नहीं किए तो जो हरी खाद होती है उसमें रेशा पड़ जाती है। तो रेशा पड़ने से क्या होगा कि उसका जो अपघटन होगा वो बहुत देर बाद होगा, जिससे कि उसको जो आगामी जो फसल है उसमें लाभ बहुत देर बाद मिलेगा। इसमें उर्वरक प्रबंधन भी करना होता है। शुरू में आपको लगभग 10 से 12 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना होगा। साथ ही साथ 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस भी देना होता है। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपकी खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। उत्तर प्रदेश से शिवनाथ चौधरी जी ने आम में कीट की समस्या बताई है। आपकी फसल में मैंगो मीलीबग नामक कीट का अत्यधिक प्रकोप है। इसके समाधान हेतु तुरंत कार्बोसल्फान की 300 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। उत्तर प्रदेश से विश्वपाल मिश्रा जी ने कटहल के फलों में फफूंद लगने की समस्या बताई है। आपकी फसल में राइजोक्टोनिया फफूंद का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु प्रोपिकानाजोल की 400 मिलीलीटर मात्रा या ब्लाइटॉक्स की 600 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। मध्य प्रदेश से विवेक यादव जी ने मूंग के पत्तों में छेद पड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में कीट का प्रकोप है। इसके समाधान हेतु इमिडाक्लोप्रिड की 50 से 60 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। ललितपुर उत्तर प्रदेश से राजकुमार निरंजन जी ने
मूली के पत्तों में कीट की समस्या बताई है। आपकी फसल में रैडिश फ्ली बीटल का प्रकोप हुआ है। रासायनिक नियंत्रण हेतु मेलाथियोन की 100 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 6 अप्रैल को दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत, उड़ीसा, पूर्वोत्तर भारत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। 6 अप्रैल को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत, महाराष्ट्र में कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। 6 से 9 अप्रैल के दौरान सौराष्ट्र, कच्छ, दक्षिण हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात क्षेत्र के, 6 से 10 अप्रैल के दौरान राजस्थान के, 7 से 10 अप्रैल के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और एक्स हैंडल को भी आप जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। त्योहारों के मौके पर आप तकनीकी अपग्रेड करते रहें और संपन्नता के लिए हमें साथ लेते चलें। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।